ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। फैज अहमद फैज की कविता सुबह आज़ादी प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर सीमा के दोनों ओर घटी भयावह यादें ताज़ा कर देती है। यह दर्द था अपने देश की दो हिस्सों में बढ़ जाने का, यह दर्द था अपने लोगों के दर्दनाक मौत के मंजरों का, यह दर्द था अपनों से बिछड़ने का। आखिर क्यों और किसकी वजह से हमारा देश अखंड भारत दो हिस्सों में बंट गया है? आखिर भारत के पार्टीशन में सावरकर, जिन्ना, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जैसे स्वाधीनता संग्रामी का क्या रोल था? तो चलिए मित्रों, आज हम बात करते हैं सन 1920 से लेकर सन 1940 तक भारत में आखिर ऐसा क्या हुआ था कि हमें हमारे देश को दो हिस्सों में बांटना पड़ा। जय हिंद मित्रों, क्रेजी कबूतर के आज के इस नए एडिशन पर आपका हृदय से स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो में हमने पार्टीशन के जड़ को लेकर बात की थी। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे अंग्रेज अपने चालाकी शस्त्र डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से पूरे भारतवर्ष को धर्म के आधार पर लड़वा रहे थे और इसी वजह से तब तक मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे धार्मिक संगठनों की स्थापना भी हो गई थी। सन 1920 के बाद से हिंदू मुस्लिम के बीच की दरारें बढ़ती ही चली गई। तो चलिए मित्रों, शुरू से शुरू करते हैं। एक तरफ पूरे भारतवर्ष में ब्रिटिश के खिलाफ इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट पूरे जोरों से शुरू हो गया था। इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट का क्रेडिट काफी हद तक महात्मा गांधी जी को दिया जाता है, लेकिन महात्मा गांधी जी के पहले श्री बाल गंगाधर तिलक जी ने इस मूवमेंट की शुरुआत की थी। शायद इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा जाता है। सन 1905 में महात्मा गांधी जी भारत में वापस आए और इस मूवमेंट का नया चेहरा बने, क्योंकि तब तक बाल गंगाधर तिलक जी की काफी उम्र हो चली थी। इसके बाद इस मूवमेंट में जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मौलाना आजाद, लाल बहादुर शास्त्री जैसे कई सारे आंदोलनकारी ने योगदान किया। सन 1930 आते आते भारत में तीन तरह के आइडियोलॉजी काम करने लग गए थे: हिंदू नेशनलिज्म, मुस्लिम नेशनलिज्म और इंडियन नेशनलिज्म। हिंदू नेशनलिस्ट यानी सावरकर और उनके विचारों से प्रेरित लोग जो सिर्फ हिंदू नेशन को ही आगे रखते थे। मुस्लिम नेशनलिस्ट यानी जिन्ना जैसे लोग जो सिर्फ मुसलमानों के लिए अलग नेशन का दावा कर रहे थे। ऑल इंडियन नेशनलिस्ट जो देश को धर्म से ऊपर रखते थे। और यही वजह था कि इंडियन नेशनलिस्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने कांग्रेस की मेंबरशिप पर एक कंडीशन रखी कि कोई भी इंसान जो हिंदू महासभा या मुस्लिम लीग का सदस्य है वह कांग्रेस का मेंबरशिप नहीं ले सकते हैं। ऐसी ही एक कंडीशन शहीद भगत सिंह ने भी रखा था। भगत सिंह ने अपने नौजवान भारत सभा के मैनिफेस्टो में कंडीशन रखा था कि कोई भी इंसान जो किसी तरह की कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएटेड है वह उनके सभा का सदस्य नहीं बन सकते हैं। सन 1933 में मुस्लिम लीग की रहमत अली ने पाकिस्तान नाम की एक अलग देश की डिमांड कर दी। उन्होंने कहा 5 नॉर्दर्न यूनिट्स इंडिया के पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, इन सबको एक मुस्लिम राष्ट्र बना देना चाहिए जो कि पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होगी तथा भारतवर्ष से अलग एक देश। वही सन 1937 में हिंदू महासभा द्वारा अहमदाबाद में हुई सभा में 2 नेशंस रेजोल्यूशन को अनुमोदन दिया गया। हालांकि इससे पहले सन 1923 में सावरकर ने अपनी पुस्तक एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व में लिखा था, इंडिया में 2 एंटागोनिस्ट नेशन है जो साइड बाय साइड रहने लगे हैं। कुछ पॉलिटिशियन को लगता है भारत एक हार्मोनियस देश है, लेकिन भारतवर्ष में वास्तव में 2 देश चल रहा था, एक हिंदू एक मुस्लिम देश। हालांकि सावरकर को समर्थन करने वाले कुछ लोग यह कहते हैं कि सावरकर यहाँ पर देश की विभाजन की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रश्न आता है कि आखिर सावरकर जैसे देशभक्त लोग 2 नेशंस की बात यहाँ पर किस आधार पर कर रहे थे? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम भारतवासी आज तक ढूंढ रहे हैं। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। भारत की तत्कालीन वायसरॉय लिनलिथ को ऐलान कर देते हैं कि भारत भी जर्मनी के खिलाफ फाइट करेगा, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध करती है। कांग्रेस ब्रिटिश के सामने एक कंडीशन रखते हैं, अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से बनाई जाए और अगर ब्रिटिश एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने देंगे तब जाकर कांग्रेस ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन लिनलिथ को इस डिमांड को रिजेक्ट कर देते हैं और यहाँ से कहानी का दूसरा मोड शुरू हो जाता है। लिनलिथ को मदद करने की आश्वासन दी जाती है हिंदू नेशनलिस्ट सावरकर द्वारा। सन 1930 के बाद जिन्ना भी मुस्लिम नेशनलिस्ट बन गए थे और
और मजेदार बात यह है, नेशनलिस्ट जिन्ना भी तब जाकर लिलिथगो से मिले और ब्रिटिश को आश्वासन देते हैं कि अब से मुस्लिम लीग भी ब्रिटिश को समर्थन करेगी। और जिन्ना मौके का फायदा उठाकर तब ब्रिटिश के पास मुसलमानों के लिए एक अलग नेशन बनाने की मैसेज भी कॉन्वे करते हैं। सन 1940 में मुस्लिम लीग की लाहौर सेशन में अलग पाकिस्तान बनाने की मुस्लिम नेशनलिस्ट की इच्छा को एज ए रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया जाता है। ऑल इंडिया आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इसका प्रोटेस्ट करती है और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जाते हैं। मुस्लिम लीग इस दिन को पाकिस्तान डे करके मनाती है। सन 1940 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सावरकर और जिन्ना दोनों से मिले इस उम्मीद से कि शायद वह उन्हें कन्विंस कर पाए ऑल पार्टी यूनिटी के लिए, दोनों धर्म के बीच यूनिटी बनाए रखने के लिए, लेकिन वह दोनों ही नेताजी की इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। सन 1942 में महात्मा गांधी क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करते हैं, लेकिन सावरकर और जिन्ना दोनों नेता ही इस आंदोलन को बॉयकॉट करने की मांग उठाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि अंग्रेजों को वह अपना फुल कोऑपरेशन भी ऑफर करते हैं और वह ब्रिटिश के लिए मास सोल्जर्स रिक्रूटमेंट करना शुरू कर देते हैं ब्रिटिश आर्मी बनाने के लिए। आने वाले कुछ वर्षों के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान के साथ कोऑपरेट करते हैं और आजाद हिंद फौज की स्थापना होती है। सन 1942 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक रेडियो स्पीच देते हुए भारत में चल रहे हिंदू नेशनलिस्ट और मुस्लिम नेशनलिस्ट द्वारा ब्रिटिश को समर्थन करने के बारे में बोलते हैं। नेताजी कहते हैं, मैं श्री जिन्ना, श्री सावरकर और उन सभी नेताओं से अनुरोध करूंगा जो अभी भी अंग्रेजों के साथ समझौता करने के बारे में सोचते हैं कि वे एक बार यह महसूस कर ले कि कल दुनिया में कोई ब्रिटिश साम्राज्य नहीं होगा। वे सभी व्यक्ति, समूह या दल जो अब भी उन नेताओं के लिए लड़ाई में भाग लेते हैं, जो अभी भी अंग्रेजों के साथ समझौता करने के बारे में सोचते हैं, क्या भारत में उनका सम्मानजनक स्थान होगा? अब बात करते हैं भारत में चल रहे इस तरह की स्थिति में ब्रिटिश कैसे अपना शैतानी दिमाग इस्तेमाल किए थे। सन 1940 से 1945 तक यूके के प्राइम मिनिस्टर रहे थे विंस्टन चर्चिल, और चर्चिल के बारे में एक बात सभी जानते हैं कि चर्चिल भारत और भारतवासियों को पसंद नहीं करते थे। जिन्ना चर्चिल के साथ लगातार बातचीत में लगे हुए थे। इन दोनों के बीच हुई इस बातचीत को जिन्ना चर्चिल लेटर के नाम से जाना जाता है। जाहिर सी बात है, जिन्ना की चर्चिल के साथ बातचीत का टॉपिक पाकिस्तान ही होता था और चर्चिल जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को सपोर्ट भी करते थे। इसको अगर हम जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से देखें तो असल में ब्रिटिश चाहते थे कि यूके के एलाई के रूप में पाकिस्तान सोवियत यूनियन और भारत के बीच में एक दीवार बनकर खड़ी रहे। उधर भारत के तत्कालीन वाइसरॉय लिलिथगो भी जिन्ना के साथ अपनी बातचीत जारी रखते हैं और देखते ही देखते मोहम्मद अली जिन्ना को मुसलमानों के लीडर के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन रियलिटी यह थी कि सन 1937 के आम चुनाव में मुस्लिम लीग सिर्फ 106 सीट ही जीते थे। इसके बावजूद इनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिली हुई थी और इसी तरह जिन्ना ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल्स के गेम में सही किरदार के रूप में अपना रोल निभाने लगे। सन 1946 के इलेक्शंस के बाद जिन्ना की लेजिटिमेसी या तो कहे कि एक्सेप्टेंस और भी बढ़ गई। हालांकि सिर्फ 14% मुस्लिम लोग ही आम चुनाव में पार्टिसिपेट कर पाए थे। सन 1945 के यूके के इलेक्शन में विंस्टन चर्चिल को उनके प्रतिद्वंदी क्लेमेंट एटली द्वारा रिप्लेस किया जाता है और एटली भारत में इस पार्टीशन के खिलाफ थे। सन 1946 में क्लेमेंट एटली भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजते हैं और इसी बीच भारत के तत्कालीन वाइसरॉय लिलिथगो को भी लॉर्ड वावेल द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, जो कि खुद भी पार्टीशन के खिलाफ ही थे। एटली द्वारा भेजे गए कैबिनेट मिशन का प्लान बहुत ही कंफ्यूजिंग था। यह प्लान प्रपोज करता है कि इंडिया को कई सारे ग्रुप में, जैसे कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइड किया जाएगा। इस प्लान के अकॉर्डिंग इंडिया का जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा उनके पास सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन की ही कंट्रोल रहेंगी। वहीं दूसरी तरफ फॉरेन ट्रेड, करेंसी, क्रेडिट, टैक्सेशन वह कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत को हैंडीकैप्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे, जिसके चलते भारत अपने देश की दरिद्र अवस्था को दूर नहीं कर सकते थे और ना ही देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन ला सकते थे। और यही वजह थी कि तब के समय इंटरनेशनल कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। लेकिन जिन्ना ने इस प्लान का भरपूर समर्थन किया। जिन्ना को लगा था ग्रुप ए और ग्रुप बी पाकिस्तान के पास रह जाएगा। यही वजह था कि सरदार पटेल कैबिनेट मिशन के लिए बोल रहे थे कि भारत का विभाजन किसी को अच्छा नहीं लगा और मेरा हृदय भारी है, लेकिन चॉइस एक डिवीजन और अनेक डिविजन्स के बीच है। हमें फैक्ट का सामना करना चाहिए। वास्तव में कैबिनेट मिशन सिर्फ बंटवारे की ही बात कर रहा था। उसके बाद 15 अगस्त सन 1946 में जिन्ना
ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी, जिसे बेसिकली कॉल फॉर राइट की तरह देख लिया जाता है। और फिर जिन्ना के इस घोषणा के साथ साथ पूरे देश में भयानक दंगे शुरू हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूके के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर और वाइस रॉय जहां भारत के इस पार्टीशन को नहीं होने देना चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ वह इंडिया पाकिस्तान मुद्दे को भी जल्दी जल्दी खत्म करना चाहते थे। समय की भारी कमी थी और कैबिनेट मिशन को लेकर अंग्रेजों को सर्वसम्मति भी नहीं मिली थी। इसलिए 3 जून सन 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के प्लान को ही अपनाया गया, जो था भारत के विभाजन का प्लान। इसके बारे में हम और आप किसी दूसरे दिन बात करेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन ने किन्हीं वजह के चलते जल्दबाजी दिखाई और 14 अगस्त सन 1947 को हमारा देश 2 हिस्सों में बंटकर रह गया था। मशहूर लेखक स्टैनली वॉलपर्ट ने अपनी पुस्तक जिन्ना ऑफ पाकिस्तान में कहा था, Few individuals significantly altered the course of history. Fewer still modified a map of the world. Hardly anyone can be credited with creating a nation state. Muhammad Ali Jinnah did all three. इसका हिंदी अनुवाद है, कुछ व्यक्ति इतिहास की दिशा को महत्वपूर्ण रूप से बदल देते हैं। विश्व के मानचित्र को अभी भी बहुत कम लोग संशोधित करते हैं। राष्ट्र राज्य बनाने का श्रेय शायद ही किसी को दिया जा सकता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने ये तीनों काम किए। तो मित्रों, ये तो था हमारे देश के बंटवारे के पीछे की कहानी। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो आज के लिए विदा लेते हैं मित्रों। आप खुश रहिए, हमारा देश भी खुश रहेगा। जय हिंद।